नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछले सप्ताह बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई पल्लवी जी के साथ बालकनी एंड वास्तु विषय पर। बहुत से लोगों ने हमें फीडबैक भेजा, सुझाव भेजे, कुछ अलग-अलग विषयों के बारे में भी बताया और बातचीत आकर के थमी थी जहां हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी ने पैटियो और डेक्स के बारे में बातचीत करी थी। देखिए, इस खास तौर पर गर्मियों के मौसम में हम सब अपने पैटियो का, डेक का मज़ा लेते हैं। लेकिन फिर कुछ कन्फ्यूजन सी रहती है कि भई बालकनी और इनमें क्या समांतर है और क्या भिन्न है? उसी को अच्छे से समझने के लिए आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा जी से पैटियो, डेक एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज शुक्रिया। के विषय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। आप बहुत अलग-अलग तरह से चुनिंदा विषय को चुनते हो और आई थिंक सो कि आपकी खुद की भी मेहनत है, लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं। डेक और पैटियो के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो काफ़ी यूज़फुल है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट के साथ विज़िट करते हैं, तो उनका घर जो होता है, वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में उनका जो भी बालकनी या जो भी फैमिली रूम हो, वहाँ पे जब खत्म हो जाता है या उनको ये लगता है कि यहाँ से काउंटिंग खत्म हो गई, जब लोग अपने हिसाब से वास्तु करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जो लोग नौसिखिया होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से वास्तु को समझ के या प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर से वास्तु करते हैं, बट उनकी खुद की अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं होती या उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है या कोई डिग्री बेस्ड कंसल्टेंट नहीं होते, तो वो भी इस तरह से ही कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ पे घर की बिल्डिंग खत्म, वहां से वास्तु खत्म, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं। तो इस तरह के लोग डेक और पैटियो को प्लॉट के अंदर काउंट करते हैं या कहीं काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि वास्तु एक्चुअली डेक एंड पैटियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल पे होता है, उसको कैसे काउंट करता है। तो कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि अगर डेक और पैटियो आपकी बिल्डिंग के साथ जुड़ के आगे बढ़ता है, तो उस कंडीशन में वो उस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन माना जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक सियाटल में बहुत ही यंग कपल का कंसल्टिंग किया। उनकी जॉब चली गई, तो जॉब चली गई, तो उसकी वजह से उनको लगा कि वास्तु करना है, किसी को पूछना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आजकल। जॉब का ले ऑफ बहुत मतलब इतना ज़्यादा हो गया है और आपने अपना खुद का घर खरीदा है, आप ब्रेड विनर हो, सब कुछ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनको लगा कि वास्तु करना है ताकि मेरे को क्विक जॉब मिल जाए, मेरे को पूरा घर देखने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि उन्होंने बैक में एक छोटा सा, एक जितना बड़ा घर था, अगर मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ कि ये आपके घर का लेआउट है, तो उन्होंने बीच में यहाँ से आके एक ऐसा स्क्वायर डेक बनाया जो इतना ही पड़ता था, ये कॉर्नर कट, इतने सारे कॉर्नर कट। तो उस कंडीशन में उन्होंने उसको बनाया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कब बनाया? उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने पहले ही बनाया। तो मैंने कहा 6 महीने के बाद जब से ये बना, उसके बाद बारी बारी आपके साथ क्या इफेक्ट हुआ? कई बार हम अपने घर में कोई रिमॉडलिंग करते हैं, कुछ चीजें, किचन एक्सटेंड करते हैं या कई बार किचन रिनोवेट करते हैं, फ्लोर प्लान में कुछ रिनोवेट करते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता उसके बाद क्या हुआ, हम भूल जाते हैं उस बात को। तो उन्होंने कहा कि यस यू आर राइट, आप जब से 6 मंथ्स ये बना है, जैसे ही ये बना सबसे पहले मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मेरा बेटा था, उसका कुछ छोटा-मोटा, कुछ स्कूल में कोई हादसा हो गया, उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, छोटी-मोटी बातें थी। उसके बाद लगातार मेरी वाइफ़ के पास जो एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जो उनका एक्सपेक्टेशन था प्रमोशन का अपनी कंपनी में काम करने के बाद, नहीं मिला। तो 6 मंथ के पैटियो के बाद जिस दिन हमसे मिले, तब तक उनको लगातार सारे नेगेटिव प्रभाव हुए, लेकिन उन्होंने कभी पैटियो के बारे में सोचा ही नहीं। तो उनकी वाइफ़ का जवाब ये था कि क्या बात करते हो? मेरे को तो वास्तु मालूम है। मेरे को मालूम है कि ये तो पैटियो घर के बाहर बना है, मेरा घर तो यहाँ से खत्म हो गया, वो कैसे पार्ट का हिस्सा है? मैंने कहा आपका जो ये शोल्डर है, वो आपके हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर से, यहाँ से नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो शोल्डर का हिस्सा है, वो बॉडी का हिस्सा माना जाएगा और पूरा हाथ जो है, जो कि आप मूवमेंट कर सकते हो, हिला सकते हो, लेकिन वो जॉइंट नहीं है, वो फ्री हैंड है। तो आपको काउंटिंग करने के लिए पूरे ह्यूमन बीइंग के शेप के अंदर आप शोल्डर को, जहाँ से उसका जॉइंट है, बॉडी का पार्ट मानोगे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाथ को भी मानोगे? क्योंकि वो जॉइंट यहाँ से नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी का हिस्सा तो है ही ना। उसने कहा वो सही है। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का लॉजिक ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी कॉर्नर से अगर हल्का सा भी आपने उसको जोड़ा है और बाद में आपने उसको पैटी को एक्सटेंड किया है,
तो उस तमाम कॉर्नर जो कि अगर आपने पूरा पैटियो नहीं बनाया तो कट माने जाएँगे। तो कई बार सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डेक और पैटियो वास्तु के हिसाब से घर का हिस्सा है, फ्लोर प्लान का हिस्सा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, वो लॉट में काउंट नहीं होते हैं, वो फ्लोर प्लान के काउंट में होते हैं। लॉट में वो काउंट इस तरह से होता है कि अगर बाहर स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे फायर पिट हो, वहाँ पे कोई भी रॉक गार्डन हो और वो तमाम चीज़ बिल्डिंग के साथ जुड़ी हो, तो बिल्डिंग की कौन-सी दिशा में ये एक्सटेंशन है, नॉर्थ में डेक है, वेस्ट में डेक है, साउथ में वेस्ट है, कौन-सी दिशा में डेक है, उसके हिसाब से जो चीज़ वहाँ पे बनी है, वहाँ पे एक्वेरियम बना है, वहाँ पे फिश पॉन्ड बना है, वहाँ पे कुई पॉन्ड बना हुआ है, तो उस दिशा में सही है कि नहीं वो देखा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यू जर्सी में कंसल्टेशन किया था, उनके साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्विमिंग पूल था और वो डेक उस बिल्डिंग के साथ जुड़ी थी और साउथ वेस्ट में वहाँ पे कुई पॉन्ड बना हुआ था। तो घर के ओनर बहुत परेशान थे। उन्होंने स्पेशली वास्तु किया और क्विक अपॉइंटमेंट वहाँ पे फिक्स की गई थी। तो उस कंडीशन में हमने सिंपल रेमेडी ये की कि ये घर बना हुआ था। इसके बाद इतना बड़ा एक्सटेंशन था, पूरा, पूरा बहुत बड़ी उनके पास बैकयार्ड में स्पेस थी। और वहाँ पे सारे वाटर एलिमेंट, वाटर बॉडी बने हुए थे क्योंकि उनको वाटर बहुत पसंद था। तो हमने उसको कट करके इस बिल्डिंग के साथ जो जुड़ा हुआ था, उस कंक्रीट को और उस पेवर्स को एक-एक, एक-एक पूरी पेवर्स की लाइन निकाल दी। उसको बिल्डिंग से डिटैच कर दिया। डिटैच करने के बाद उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि वो जो साउथ वेस्ट का स्विमिंग पूल था, वो साउथ वेस्ट में रहा ही नहीं क्योंकि वो बिल्डिंग का साउथ वेस्ट ही हमने चेंज कर दिया। तो कई बार एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। डेक पैटियो का वास्तु ये कहता है कि साउथ दिशा का स्विमिंग पूल और कोई भी वाटर बॉडी, कोई पॉन्ड, कोई भी वाटर बॉडी। साउथ ईस्ट दिशा का वाटर बॉडी का बैकयार्ड में आपका डेकोरेशन, साउथ वेस्ट का बैकयार्ड के अंदर पानी का होना, नॉर्थ वेस्ट में पानी का होना और वेस्ट में पानी का होना एक या दूसरे तरीके से घर परिवार के लोगों को फायदा या नुकसान कर सकता है। फायर पीट का वास्तु, आउटडोर किचन का वास्तु, बारबेक्यू या इस तरह की तमाम चीजें की दिशाओं में कुछ हद तक फायदा करती, कुछ हद तक नुकसान करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वाटर बॉडी एंड फायर बॉडी, वो तमाम चीजें बिल्डिंग के अंदर बैकयार्ड में जिस तरह से भी डेक या पैटियो में जुड़ी है, उसका इफेक्ट होता है और उससे कई बार बिल्डिंग की हाइट चेंज हो जाती है। हाइट का मतलब होता है कि अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल को पानी को इकट्ठा करने के लिए ग्राउंड लेवल नीचे जाएगा। एक बड़ा सा वहां पे खड्डा होगा ताकि आपका पूल उधर बना हुआ है। तो उसकी वजह से आपका जो स्लोप जो उसकी हाइट है वो भी अनइवन हो जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें वास्तुशास्त्र में है। जी। और पल्लवी जी, ये छोटी-छोटी बातें ही जो है बड़े-बड़े परिणाम दिखा जाती हैं। वो परिणाम कभी-कभी अच्छे भी होते हैं और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी डाल जाते हैं। बड़ी बात ये है कि जब भी आप समझा रहे होते हैं, दर्शक भी यही फीडबैक देते हैं और आपको भी मैं कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहूँगा कि भई हर परिस्थिति को समझते हुए आपका तजुर्बा भी झलकता है और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, मेरे साथ तो यही हो रहा है, यही परिस्थिति है। अब देखिए, जब हम बात डेक की और पैटियो की कर रहा हूँ, तो कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भई मेरा डेक तो है नहीं, मेरा पैटियो तो है नहीं, मैंने तो पेवर्स डाले हुए हैं। भई वो भी तो कहीं न कहीं बिल्डिंग से कनेक्ट हो रहा है। अब जो लोग पेवर्स को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा वो डाउट क्लियर कर दीजिए। जैसे डेक पैटियो अलग-अलग तरह से बनती है। डेक उसको बोलते हैं जो ग्राउंड लेवल से एलिवेट होता है, थोड़ा-सा ऊपर उठ के होता है। पैटियो अगर आप बनाते हो तो 2 सेम लेवल पे भी हो सकता है। तो वास्तु के हिसाब से आप अपने बैकयार्ड में फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी डेक बनाते हो या मान लेते हैं कि सेकंड फ्लोर पे अगर आप डेक बनाते हो, तो फर्स्ट फ्लोर से जो सीढ़ियाँ आप बना के ऊपर तक सेकंड फ्लोर में जाते हो, कई बार डेक से लोग डायरेक्टली अपने बैकयार्ड में जा सके ऐसी व्यवस्था भी होती है। तो सीढ़ी से लेकर स्टेयरकेस से लेकर तमाम चीजें फ्लोर प्लान में काउंट होगी। और अगर उसको बैलेंस करने के लिए अगर आपके पास एक जगह पे डेक बनी हुई है और दूसरी जगह पे आपके कॉर्नर्स कट हो जाते हैं तो वहां पे आप पेवर्स का प्रयोग कर सकते हो। वास्तव में कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि पल्लवी, अमेरिका में कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं हो सकता, तू रेमेडी कैसे करेगी? मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे साधन है रेमेडी करने के लिए, बहुत सारे उपाय हैं। हम सिंपल इजी वास्तु टिप से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका डेक का एक्सटेंशन हो और डेक सही दिशा में हो, सही दिशा में इसलिए बोलती हूँ कि डेक एलिवेटेड होता है, उसी को डेक बोलते हैं। तो साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अगर फ्लोर प्लान से एलिवेटेड है या फ्लोर प्लान के लेवल पे है, तो वो डेक सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का डेक नहीं है, उसके अलावा और किसी भी दिशा का डेक है, तो उस कंडीशन में आप पेवर्स रेमेडी नहीं कर सकते।
क्योंकि पेवर्स जहाँ पे डालोगे वो ज़मीन पे होता है और डेक एलिवेटेड होता है। तो वास्तु के हिसाब से साउथ दिशा जो है, वो साउथ एलिवेटेड होना चाहिए, नॉर्थ झुका हुआ होना चाहिए। वेस्ट एलिवेटेड होना चाहिए, ईस्ट झुका हुआ होना चाहिए। साउथ वेस्ट एलिवेटेड होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट झुका हुआ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप डेक और पैटियो को बैलेंस करते हो और डेक आपका एलिवेटेड है और वहाँ पे आप साउथ साउथ वेस्ट में पैटियो में पेवर्स डाल दोगे, तो पेवर्स नीचे चला जाएगा। तो उसकी वजह से हाइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक उपाय हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। बहुत टेक्निकल बातें हैं, हो सकता है सुनने में थोड़ी समझने में लेंदी लगे, लेकिन अगर आप उसको वहाँ पे जाके बाहर जाके खड़े रहोगे तो दिखेगा कि एक जगह पे डेक पे आप ऊँचाई पे खड़े हो, पेवर्स आपका झुका हुआ है और वास्तु प्रिंसिपल जैसे मैंने समझाया पहले कि साउथ झुका हुआ नहीं हो सकता, साउथ वेस्ट झुका हुआ नहीं हो सकता, साउथ ईस्ट झुका हुआ नहीं हो सकता और वेस्ट झुका हुआ नहीं हो सकता। तो जी। पेवर्स रेमेडी के तौर पे तभी यूज़ कर सकते हैं जब इन 4 दिशाओं के अलावा कोई भी जगह पे डेक बनी हुई हो, तो बाकी के कट कॉर्नर के लिए आप पेवर्स का उपयोग कर सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको सिएटल के क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल दिया था, उन्होंने आधा बनाया हुआ था। जैसे मैंने समझाया कि ये फ्लोर प्लान था और उन्होंने सिर्फ़ यहाँ से इतना आधा स्क्वायर में वो बना हुआ था। तो मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए कि या ये जो बाकी का एरिया है, उसको सही कर दो या फिर आप इसको यहाँ से कट करके निकाल दो। उन्होंने कहा मैं बाकी का बना देती हूँ। कल कल मैंने ऑरलैंडो में एक कंसल्टिंग किया। वहाँ पे डेक में पेवर्स में उन्होंने स्विमिंग पूल बना था। डेक नहीं था, सीधा पेवर्स ही था, पैटियो ही था। तो वहाँ पे फ्लोरिडा में हर एक घर के पीछे पानी होता है क्योंकि यहाँ पे हीट होती है, तो हमारे पास तो स्विमिंग पूल का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। तो हमारे पास वाटर बॉडी होती है, उनका वेस्ट फेसिंग घर था। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मेरे कहने से स्विमिंग पूल बनाया ताकि घर की वैल्यू भी बढ़ गई और घर बहुत सुंदर लगता था। तो फाइनल बनने के बाद उन्होंने मेरे को देखने के लिए बुलाया। तो मैंने उनको कहा था कि ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप यहाँ से शुरू करना और लेवल टू लेवल फ्लोर प्लान के हिसाब से जाना। जबकि गलती ये हो गई कि फ्लोर प्लान का ये जो साउथ ईस्ट एरिया था, उसमें से करीबन 4 फुट जितना इतना एरिया कट हो गया, उनके ध्यान में नहीं था। जब मैंने देखा अभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले बुलाया गया था, तो मैंने कहा देखो मेरा ड्राइंग्स देखो जो मैंने बना के दिया। यहाँ से यहाँ पूरी बिल्डिंग को कवर करता है और हल्का-सा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको फिक्स करवा देता हूँ। तो 4 पेवर्स की लाइन यहाँ पे लगा दी। पेवर से सीमेंट कंक्रीट का जो पैटियो होता है, आपने सिर्फ पेवर्स ही ज़रूरी नहीं है, पेवर्स बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आप सीमेंट और कंक्रीट का जो भी पैच होता है, उसको बना के भी आप अपना पैटियो बना सकते हो। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार ग्राउंड फ्लोर पे डेक और पैटियो होते हैं। उसका कुछ एरिया ऊपर की सीलिंग से कवर्ड होता है ताकि बारिश वगैरह का पानी नहीं आए, आप खुले में बैठ सको और आप उसको एन्जॉय कर सको और कुछ एरिया ओपन होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट का सवाल ये भी आता है कि सेकंड फ्लोर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पैटियो में आधा पैटियो कवर्ड है, मतलब रूफ है, आधे पैटियो में नहीं है, तो उसका काउंट कैसे होता है? और वो जो ओपन है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और घर सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है। सिंगल फैमिली होम होता है तो 2 स्टोरी होता है। अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो भी ये सवाल आता है कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपके पास पूल है या बड़ा-सा एरिया जो आपने पेवर्स डाले हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर अगर आपके पास है जिसमें आपकी ओनरशिप हो, तो उसका काउंट कैसे होता है, वो हम अभी दोबारा समझेंगे। पल्लवी जी, बहुत अच्छे मोड़ पर आकर के आपने मुझे ब्रेक का लीड दिया। ब्रेक के उस पार दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे निवेदन भी है और आपसे भी यही गुज़ारिश कि ब्रेक के उस पार आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। ध्यान रहे दर्शकों, हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं पैटियो, डेक एंड वास्तु विषय पर। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर के बातचीत थमी थी, जहां आपने एक परिस्थिति बताई कि भई यदि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपका पैटियो है और आप ही के ऊपर एक ऑप्शन है सेकंड और थर्ड फ्लोर की भी, तो वहाँ पर जो लोग उसको कवर्ड करना चाहते हैं, वो किस तरह से वास्तु अनुसार कार्यरत होगा, उसको और आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। और एक यदि कोई एक सिचुएशनल परिस्थिति आप देकर के हमें समझाना चाहते हैं, तो और अच्छा रहेगा। अभी हमने मिनियापोलिस में एक क्लाइंट का घर बना, कस्टम होम था। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं हो सकते, कस्टम होम नहीं बन सकती, लेकिन जो इस बिज़नेस में है, आर्किटेक्चर है,
हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट हैं। कोई हमसे आके पूछे तो हम आपको बताएँगे अमेरिका में उतने ही कस्टम होम बनते हैं जितने इंडिया में बनते हैं। हम तो बनाते हैं। हुँ, 1 साल में बहुत सारे बनाते हैं। अगर एवरी ईयर काउंट करते हैं कि इस साल में इतने सारे घर बने, उसमें सबसे ज़्यादा बजट वाला कौन-सा घर था? तो अगर उसके हिसाब से जब हम काउंट करते हैं, तो कई बार वो घर 20 मिलियन का होता है, 15 मिलियन का होता है, 25 मिलियन का होता है। तो अलग-अलग बजट के घर बनाते हैं। 5 मिलियन का भी होता है, 1.5 मिलियन का भी होता है। तो आप 25 मिलियन से ये मत सोचना कि कस्टम होम सिर्फ एक्सपेंसिव बनते हैं। हम कंपैरिज़न करते हैं। हम नेशन वाइड नहीं ग्लोबली काम करते हैं। तो इंडिया में जितने कस्टम होम के डिज़ाइन बनते हैं, यूएस में उतने ही बनते हैं। तो मिनियापोलिस में जो घर बना वो कस्टम होम था। वहाँ पे बहुत बड़ा लॉट था। बैकयार्ड उनका काफ़ी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था और पीछे सुंदर सा माउंटेन व्यू था। और क्लाइंट बहुत शौकीन थे। उनका ये लास्ट घर था। इससे पहले वो 3 घर बना चुके थे। उन्होंने कहा कि इस घर में आपको सुख शांतिपूर्वक लंबे टाइम से रहना था। अब यहाँ पे बात थी कि घर था ईस्ट फेसिंग, ट्रू ईस्ट डिग्री से बना हुआ था और पीछे बैकयार्ड वेस्ट में बनता था और उनको वाटर बॉडी नहीं चाहिए थी। उन्होंने पहले कह रहा था कि हमको वाटर बॉडी नहीं चाहिए, हमको लैंडस्केपिंग का शौक है, ग्रीन हाउस बनाना है, हमको बैक में बैठने के लिए फायर पीट बनाना है, पार्टी के लिए गज़ीबो डालना है क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, परगोला डालना है, फैमिली में सबके ग्रैंड किड्स के साथ सब हमारे घर आएँगे, हमारे खुद के बच्चे दूसरी जगह पे रहते हैं, वो भी ग्रैंड किड्स के साथ आएँगे। तो हमें उनके लिए बच्चों का प्ले एरिया बनाना था। अब वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जब आप किसी के घर का बैकयार्ड बनाते हो और डेक और पैटियो बनाते हो, तो डेक और पैटियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं स्मार्ट होम बनाती हूँ। हम जब कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में डेक और पैटियो बनाते हैं, तो हम उसको काफ़ी लंबे जितनी स्पेस मिलती है और जो अलाउड होता है, काउंटी के हिसाब से। ज़्यादातर अमेरिका में आप कस्टम होम हो या कोई भी प्रोडक्शन बिल्डर होम हो, आपको सेटबैक 20 फीट फ्रंट में छोड़ना होता है, 10 फीट बैक में होता है, 5 फीट राइट, 5 फीट लेफ्ट। ये स्टैंडर्ड है, वो सबको मालूम है। तो हमारे पास काफ़ी बड़ी जगह पड़ी हुई थी, तो हमने वहाँ पे डेक बनाया। लेकिन रूफ इतना लंबा नहीं खींच सकते ना क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा डेक बना दिया, जो कि क्लाइंट को पार्टी के लिए अच्छी जगह मिल गई, वो बहुत खुश थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि मिनियापोलिस के वेदर के हिसाब से, वो पूरा जो डेक था वहाँ पे कोई भी स्नो या कोई भी तरह का स्लीप कोई व्यक्ति नहीं हो जाए उस बात का ध्यान रखना था। उनको उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना था तो स्पेशल टाइप का वेदर प्रोटेक्टेड वहाँ पे फ्लोरिंग को इस्तेमाल किया गया। सेकंड फ्लोर पे जितना हम रूफ कवर कर सकते थे उतना हमने कर दिया। उससे ज़्यादा हम रूफ कवर नहीं कर सकते थे। वास्तु के हिसाब से जो सेकंड फ्लोर का पैटियो का रूफ होता है वो सेकंड फ्लोर के फ्लोर प्लान के काउंट में आता है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। मैं थोड़ी टेक्निकल बातें बता रही हूँ। आप यहाँ पे नीचे घर बना चुके हैं, उसके ऊपर आपने सेकंड फ्लोर पे रूफ किए क्रिएट किया, लेकिन जो जी। पूरा सेकंड फ्लोर बना हुआ है उसका जो स्क्वायर फीटेज का काउंट है उसमें ये रूफ काउंट हो जाएगा। हुँ, तो उसको ध्यान में रखकर आपको बनाना, आप उससे इतना ज्यादा नहीं बना सकते, कट नहीं कर सकते। तो उसके आइडिया हमने बहुत अच्छे बनाए। उनको यही था नहीं मुझे बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन बहुत बड़ा बन नहीं सकता, टेक्निकली भी नहीं बन सकता। तो वहाँ पे हमने बहुत स्मार्ट आइडिया इस्तेमाल किया, क्लाइंट बहुत खुश हो गए। यहाँ पे उन्होंने सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बढ़िया सा सुंदर सा रूफ बना दिया। फिर हमने यहाँ पे एलिवेशन जो था, बोला हमने आपको उनको कि बैकयार्ड में हम आपके लिए एलिवेशन बनाएँगे, जबकि बैकयार्ड में एलिवेशन नहीं होता है, फ्रंट में एलिवेशन होता है, ताकि घर का बाहर सुंदर लुक दिखे। उन्होंने कहा जो बनाना है बनाओ, लेकिन लंबा करके बनाओ। तो हमने बैक में उनके लिए एक एलिवेशन डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल नाइस छोटे-छोटे कॉलम जो कि पिलर के तौर पे वुडन के बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा है। तो वो वहाँ पे क्रिएट किए और वहाँ पे उनके लिए उसको जोड़ता हुआ, वहाँ पे एक परगोला क्रिएट किया गया। जो कि आप ये कह सकते हो कि आपने बहुत सारे होटल-मोटल देखे हैं, तो आपने कैनोपी देखी है, कैनोपी एकदम बाहर निकली हुई होती है। जी। हमने मैं आपको खाली समझाने के लिए कैनोपी का शब्द यूज़ करती हूँ ताकि मैंने क्या बनाया वो आप देख सको। हर क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, नहीं तो मैं आपको उसका फ्लोर प्लान बताती। तो यहाँ तक जो उनका घर का बालकनी कवर करता था, उसके बाद वुडन के पिलर बने गए और वो वुडन के पिलर एलिवेशन में काउंट कर दिए गए। तो बिल्डिंग का वास्तु चेंज नहीं हुआ और वहाँ पे उनके पास एक कैनोपी की तरह परगोला बनाया और वो परगोला का रूफ एकदम आके आते हुए उस जो बालकनी की थी उसके साथ टच नहीं करता लेकिन उसके ऊपर आके छोड़ दिया ताकि वो 6 इंच अंदर आ गया ताकि बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जा सके। हमारे को काउंटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमने सारे काउंटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर दिए और साथ में उनको लंबी बालकनी जो थी वो लंबी बालकनी लंबी कवर्ड बालकनी मिल गई। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ज्यादातर आधी बालकनी कवर्ड होती है और आधी ओपन होती है।
लेकिन स्विमिंग पूल नहीं चाहिए था। तो इसकी वजह से जो बाहर बैठने के लिए जितने लोग आने वाले थे, उनका सेपरेट गज़ीबो या सेपरेट परगोला बनाने के बजाय, वो परगोला हमने इस तरह से डिज़ाइन किया। तो कई बार वास्तु ये कहता है कि जब कभी आप अपने बैकयार्ड में गज़ीबो या परगोला बनाते हो, तो उस परगोला या गज़ीबो को दिशाओं को देख के रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, एंड नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में अगर आपको अपने बैकयार्ड में अगर गज़ीबो रखना हो, तो इन तीनों दिशाओं में आप गज़ीबो नहीं रख सकते हो। आप वहाँ पे छोटा-मोटा वुड का कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो कि रेडीमेड आता है, लेकिन जिसको आप परगोला बोलते हो, 4 पिलर और बड़ा-सा रूफ, आप परगोला गूगल में देख सकते हो। तो परगोला आप वहाँ पे इस दिशा में क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि परगोला वेट बढ़ाता है, परगोला हाइट बढ़ाता है। तो वास्तु के हिसाब से डेक और पैटियो के अंदर परगोला के फीचर्स आते हैं। तो परगोला जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं बन सकता। अब जब आप बैकयार्ड में अपने डेक के ऊपर आउटडोर किचन बनाते हो, तो वास्तु के हिसाब से जब आप अपने बैकयार्ड के अंदर आउटडोर किचन बनाते हो, तो काफ़ी सारे लोग उस किचन के ऊपर टिक्की बार बनाते हैं। अभी हमने मियामी में एक बहुत बड़े फेमस वेल नोन व्यक्ति है जो कि वेजिटेबल बिज़नेस के साथ जुड़े हुए उनका घर का काम किया था। तो उनकी बहुत बड़ी बैकयार्ड थी और डेक काफ़ी बड़ा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा-सा किचन बनाया था, खाने-पीने के शौकीन थे। तो उसके ऊपर हमने टिक्की बार बना के दिया। तो कई बार जब आप बैकयार्ड में जब कभी किचन बनाते हो तो आपको ईस्ट यानी पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, समटाइम्स डिपेंड करता है किस तरह की दिशा बनी हुई है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो नॉर्थ में। ये 3 दिशाओं के आस-पास आप आउटडोर किचन को रख सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्थ की किचन रखते हो तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं एक बात बता दूँ कि कई बार इंडिया का वास्तु और यूएस के वास्तु में कुछ जो डिफरेंस होते हैं, वो थॉट प्रोसेस और काउंटिंग और कैलकुलेशन के होते हैं। इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में आउटडोर किचन हो सकती है, और यूएस या और किसी भी कंट्री में नॉर्थ वेस्ट में आउटडोर किचन को नहीं रखा जाता। ये एक डिफरेंस होता है। और जब भी आप नॉर्थ की भी आउटडोर किचन बनाते हो तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अगर वहाँ से गैस लाइन निकलती है, पानी की लाइन निकलती है, अगर आप पत्थर का बना हुआ वहाँ पे स्टोन का बना हुआ आउटडोर किचन बनाते हो, अगर आप वुड का किचन रखते हो और आपको सिर्फ डिटैच किचन है, यानी कि पूरा बिल्ड नहीं किया बट आपने डिटैच रख दिया। आजकल मार्केट में रेडीमेड ग्रिल मिलती है जो आपने जाके वहाँ पे रख दी, तो जी, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जी। पल्लवी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार टिप ऑफ द वीक जानेंगे और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं पैटियो, डेक एंड वास्तु विषय पर। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। तीसरा सेगमेंट है प्रथानुसार पहले टिप ऑफ द वीक जान लें आपसे। वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर का डेक और पेटियो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का बना हुआ हो, तो जब कभी आप वहां पे वीकरी फर्नीचर के साथ बैठते हो, वहां पे क्रीपर्स कभी नहीं रखनी चाहिए। हुँ, लैंडस्केपिंग में भी नहीं हो सकती, डेक और पेटियो के ऊपर नहीं हो सकती। तो कई बार अगर आपने कंस्ट्रक्शन में एकदम मतलब एक्यूरेट आपने सही डेक और पेटियो बनाया है, लेकिन वहां पे रख रखाव से, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, फर्नीचर प्लेसमेंट से नुकसान हो सकता है। तो ये दिशाओं में क्रीपर्स नहीं हो सकती, उसके अलावा आप कोई भी लैंडस्केप कर सकते हो। और कैक्टस या कोई भी तरह के थ्रॉप होते हैं, उस तरह का डेकोरेशन, वेट प्लांट का डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। पल्लवी जी, झटपट चलते-चलते एक सवाल और जो ध्यान में आता है, जैसे आपने परगोला, गज़ीबो के बारे में भी बात काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी डेक के दौरान। सवाल ये था कि क्या उनके आकार और प्रकार पर भी डिपेंड करता है? जैसे कई दफ़ा देखिए ऐसा होता है कि आपने डेक या पैटियो हो सकता है कि सेमी सर्कल में हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो। एक तो वो समझ लिया जाए, उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है उससे और दूसरा हाइट और वेट के बारे में भी आपने थोड़ा दी। अब देखिए विषय तो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर संक्षिप्त में गाइड करना चाहें कि कितनी हाइट और वेट पर ध्यान देना चाहिए?
ज़्यादातर अगर आपका 2 स्टोरी घर है, तो फर्स्ट फ्लोर अगर आपका 10 या 11 फीट का हो, जो कि आमतौर पे अमेरिका में फर्स्ट फ्लोर 10 फीट का तो होता ही है, कई बार 12 फीट का होता है। और जो सेकंड फ्लोर होता है, वो 9 फीट का होता है, 10 फीट का होता है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर के अंदर, घर के अंदर आपने जितनी हाइट रखी हो, उसी हाइट के लेवल तक अगर आप हार का, उसका कवर्ड पैटियो का रूफ और एक्सटेंशन करते हो, तो वो वास्तु के हिसाब से सही माना जाता है। 6 इंच का डिफरेंस मान्य होता है, 6 इंच में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और शेप ऑफ द डेक और रूफ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फ्लोर है, वो इंक्लूडिंग डेक और पैटियो काउंट होता है। बहुत मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में अटलांटा, जॉर्जिया, सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, काफ़ी सारे लोग जब घर का रिमॉडलिंग करते हैं या काफ़ी अपना डेक और पैटियो रिमॉडलिंग करते हैं, तब वो हमें हायर करते हैं। ये जानने के लिए डेक का रूफ कैसा रहे, कौन से कलर्स इस्तेमाल किए जाएँगे, स्विमिंग पूल के जो भी शेप ऑफ द स्विमिंग पूल है वो कैसा बनेगा, और वहाँ पे क्या कलर्स रखेंगे, डेक पे किस तरह के फर्नीचर होने चाहिए, डेक पे किस तरह का लैंडस्केपिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि थॉर्न्स, कोई भी तरह के काँटे वाली चीज़ें, थॉर्न्स वहाँ पे नहीं रखने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें डेक और पैटियो के डेकोरेशन के साथ-साथ, शेप के साथ-साथ, मटीरियल के साथ-साथ बहुत निर्भर करती है, और उससे आपके घर का फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे किचन है, बेडरूम है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ज़ोन है व्यक्तियों के लिए, वो डेक और पैटियो का वास्तु उस पूरे घर के वास्तु को सही कर सकता है, या पूरे घर के वास्तु को बिगाड़ के वास्तु दोष भी खड़ा कर सकता है। पल्लवी जी, इस बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी बस वास्तु लिविंग।